नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट सिविलाइजेशन स्टोरीज की इस सीरीज में। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं विश्व भर में होने वाली क्रांतियों की, उनके क्या परिणाम रहे, उनकी वास्तविकता क्या थी और वो किस वजह से शुरू हुई। हम इन बातों की समीक्षा कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के इतिहास की। उसके बारे में हम जब भी बात करते हैं अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, तो हमें बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से वो लोग मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते आए हैं, किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, डेमोक्रेसी आदि आदि, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए वहाँ पे क्रांतियाँ हुई। ऐसी बातें पॉपुलर नैरेटिव हैं। हमें यही समझाया जाता है, हमें यही सिखाया जाता है और यही पढ़ाया भी जाता है। कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म ही उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि आखिर किसके उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए, ये सब आखिर किस बात की क्रांति थी। आज का हमारा विषय है अमेरिका की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा लीजिए। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो हमने पहले के एपिसोड में भी बताया था कि उसके लिए हमेशा एक शोषित वर्ग का होना बेहद आवश्यक होता है, जो सताए जा रहे हों, जो पीड़ित हों, और वहाँ आवश्यक रूप से एक साम्राज्य या शासन के खिलाफ सामूहिक विद्रोह की भावना जन्म लेती है। तो क्या अमेरिका की क्रांति में भी ऐसा कुछ हुआ था? हमने आपको बताया था कि क्रूसेडर्स ने किस तरह से पूरे यूरोप को युद्ध में झोंक दिया था। ईसाइयों ने मोहब्बत बांटने के नाम पर जगह जगह लोगों को मारा। यहूदियों को उनको जहां भी मिले उन्होंने उनका नरसंहार किया और अपने धर्म को पूरे महाद्वीप पर थोप दिया। तो जब ये लोग आपस में लड़ लड़ करके थक गए, आपस में जब इन्हें लगा कि अब तो टाइम पास का कोई नया साधन तलाशना होगा, तो इन्होंने तय किया कि अब उपनिवेशवाद पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और फिर उस उपनिवेशवाद के जरिए उन जगहों को चुना जहाँ पर स्थानीय जनजातियाँ, ट्राइबल लोग वहाँ पर रहते थे। वो अपने जनजीवन में व्यस्त रहते थे, उनकी अपनी परंपराएं होती थी। इनकी नज़रों में वो लोग आने लगे। आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिनमें ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने नेटिव अमेरिकन्स को प्यार दिया, मोहब्बत बांटी, उनके साथ खाना खाया, उनको कपड़े दिए, आदि आदि। इस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं। लेकिन ये सब प्योर प्रोपेगेंडा का पार्ट है। 1492 में जिन नेटिव अमेरिकन्स की आबादी 50 लाख हुआ करती थी, वही साल 1900 तक आते आते मात्र 2.5 लाख पर सिमट गए। ये प्यार मोहब्बत बांटने वालों के उनके साथ की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ और कुछ आंकड़े भी। ऐसी ही एक जगह इन्होंने यात्रा के नाम पर तलाशी, अमेरिका, जिसे नाम दिया गया वेस्ट इंडीज। वो निकला तो इंडिया के लिए था, लेकिन पहुंचते पहुंचते पहुंच गया वो दूसरे ही इंडिया में। 1775 से 1783 तक चलने वाली इस कथित अमेरिकन क्रांति को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी देता है। और कहा जाता है कि यह क्रांति ब्रिटेन के 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों और वहां के निवासियों के बीच संघर्ष बढ़ने से हुई। जब यूरोप से ये धर्म युद्ध वाले लोग, ये क्रूसेडर्स, ये अमेरिकी महाद्वीप पर उतरे, तो उससे पहले सैकड़ों अमेरिकी जनजातियां उत्तरी अमेरिका के विभिन्न इलाकों में रहते थे। इन सभी जनजातियों की अपनी विशेष परंपराएं थी, सामाजिक संरचनाएं थी और जनजीवन के तरीके थे। इंग्लैंड छोड़ करके अमेरिका में कई सारे लोग वहां पर ईसाइयों के अत्याचारों से भी परेशान होकर के पहुंचे थे। कुछ लोग आर्थिक लाभ के वहां पे गए थे, कुछ लोग बिजनेस के लिए गए थे, इकोनॉमिक पर्पज उनके थे, और वहां पर आकर के वो बसने लगे थे। इंग्लैंड में उन दिनों केवल इंग्लिश चर्च को ये मान्यता प्राप्त हुआ करती थी। यूरोपीय उपनिवेशीकरण के साथ अमेरिका के जो मूल जनजातियां थी उनकी जमीनें छीन ली गई, उनके साथ हिंसा की गई। मूल अमेरिकी जनजातियों को सरकारी नीतियों के माध्यम से ऐसी पॉलिसीज क्रिएट की गई कि उनकी जो पैतृक भूमि थी उनके पास, उसी से उनको जबरन वंचित कर दिया गया, उन्हीं से उनको भगा दिया गया। इसी का एक उदाहरण था द इंडियन रिमूवल एक्ट ऑफ 1830, जिसके कारण अमेरिका में हजारों मूल अमेरिकियों को उन्हीं की भूमि से जबरन हटा दिया गया, उनको खदेड़ दिया गया पॉलिसीज के जरिए, ताकि ये इलीगल न रहे। अब जब इन लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ने लग गया, तो ये संघर्ष होने लगा अमेरिकन राष्ट्रवादियों के और जिनके साथ की फ्रांस की ओर से कुछ लोग थे और ब्रिटिश लॉयलिस्ट के बीच में। जो नेटिव अमेरिकन थे, जिन्हें की रेड इंडियंस नाम भी दिया जाता है, वो जनजातियां थी जो शिकार करते थे और अपना मस्त रहते थे। 1492 में कोलंबस ने इन जगहों को वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया था। 16 से 17वीं सेंचुरी में यूरोप के लड़ाकों ने अमेरिका में इन मूल निवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया था।
उनको हथिया लिया। 1607 से 1732 तक ब्रिटिश उपनिवेश ने यहाँ पे 13 कॉलोनियाँ बसाई, जिनके जरिए वो अपना कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, वहीं पर उनकी ज़मीन पर चीज़ें उगाते और उनको अलग अलग महाद्वीपों पर बेचा करते थे। उनका कहना था कि वो इस जगह को व्यापार के माध्यम से एकदम चकाचक कर देंगे। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी जो आपने कई बार सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को जीना सिखा देंगे। ऐसा कहकर ब्रिटिशर्स ने वहाँ से कच्चा माल उठाया, उसका दोहन करने लगे, रॉ मटेरियल्स का वहाँ से शोषण करने लगे और वहीं पे दास तैयार करने लगे, गुलाम। इस समय तक दुनिया में फिलॉसफी का भी बोलबाला बढ़ने लगा था, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। कई दार्शनिक हुए जो कि एक लिबरल समाज की बात करने लग गए थे। वो अच्छी अच्छी बातें करते थे, सोसाइटी कितनी लिबरल, कितनी उदार होनी चाहिए, साम्राज्य कैसा होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, और ऐसे कुछ लोगों में इस तरफ भी रुचि बढ़ने लगी थी। इनमें कुछ प्रसिद्ध नाम थे रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन आदि आदि ऐसे प्रसिद्ध उस टाइम जो फिलोसफर थे। ये कुछ उस दौर के नाम हैं। इन दार्शनिकों के, इन फिलोसफर्स के विचारों से अमेरिकन्स बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। ये दार्शनिक, अधिकांश दार्शनिक ब्रिटेन के थे, यूरोपियन थे। जॉन लॉक का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकारों और संप्रभुता के विचार को रखा था। जॉन एडम्स भी इनमें से एक थे, जिन्होंने कानून के शासन, विधि के शासन जो आप सुनते हैं, उस अवधारणा का समर्थन किया था। थॉमस पेन भी एक उस टाइम थे जो कॉमन सेंस जैसे पैम्फलेट बना करके स्वतंत्रता की वकालत करते थे। थॉमस पेन का इस अमेरिका की क्रांति में बहुत बड़ा उनका रोल माना जाता है। एक नाम मैं आपको बताता हूँ, जॉर्ज वॉशिंगटन। 9 अप्रैल 1775 वो दिन था जब अमेरिकी क्रांति में पहली गोली चलाई गई थी। इसके लीडर बनकर उभरे थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका की क्रांति के जनक थे, उसके नायक थे, उसके लीडर थे। लेकिन जो उन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों के साथ किया, वो उन्होंने उनके मानवाधिकारों के लिए तो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। जॉर्ज वॉशिंगटन में, जिन्हें ह्यूमन राइट्स का पुरोधा, जिनको अग्रणी बताया जाता है, ये युद्ध 2 कॉलोनियों और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था और इसे नाम दे दिया गया स्वतंत्रता संग्राम का। आप खुद सोचिए कि फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश सैनिक मिल करके अमेरिका के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उनकी जमीन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, या फिर ब्रिटिशर्स की गुलामी से खुद को आज़ाद करने के लिए, या फिर नेटिव अमेरिकन्स की ज़मीन पर एक छत्र राज स्थापित करने के लिए ये लोग युद्ध कर रहे हैं आपस में। उसे कह रहे हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ऐसा कैसे भाई? ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनी यहाँ पर थी, उन प्रत्येक उपनिवेश में एक अंग्रेज गवर्नर होता था और एक ही विधानसभा उनकी होती थी। ये लोग मिलकर के वहाँ के लोगों के लिए कानून बनाते थे और जनता पर टैक्स लगाते थे। सभी व्यापारी ये जो मिलकर के जो रॉ मटेरियल थे वहाँ का, उसका दोहन करते थे और उन्हें अफ्रीका जैसे महाद्वीप पर बेचा करते थे। इन सब का टैक्स जाता था कलेक्ट होकर के ब्रिटेन में क्राउन के पास, इंग्लैंड। लेकिन तब तक, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया, कि तब तक लोग लिबरल होने लगे थे। जो फिलॉसफी का रोल था यहाँ पर अमेरिका में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, लोग उदारवादी किस्म के होने लगे थे और उनके अंदर ऐसे विचार पैदा होने लगे थे कि बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो उससे सिर्फ बिजनेस करने वाले को ही फायदा होना चाहिए, ना कि क्राउन को, ना कि राजा को। जब इस तरह की बातें जन्म लेने लगी, जब ये आम विमर्श वहाँ का चिंतन बनने लगा, तो एक तरह से क्रांतिकारी विचार जन्म लेने लगे। इन व्यापारियों पर इंग्लैंड की सरकार जो भी नियम लागू करती थी, उसमें इंग्लैंड का ही हित छुपा होता था, उन्हीं के बेनिफिट्स इसमें छिपे होते थे। यहाँ पर टकराव होता था उन कॉलोनियों द्वारा चुनी गई सरकार और अंग्रेज गवर्नर का, जो रिपोर्ट करता था क्राउन को इंग्लैंड में। इनके भीतर ये भी कीड़ा था कि ऊंचे पद पर जो भी लोग होते थे उसमें कहीं भी नेटिव अमेरिकन्स नहीं होते थे, यानी अमेरिका की मूल निवासी। तुम लोग वहीं पर जा रहे हो, वहीं पे शासन कर रहे हो, लेकिन वहीं के लोगों को तुम कहीं भी मौका नहीं दे रहे हो। और जो कॉलोनियों के निवासी थे उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस दी जाती थी। वहाँ सिर्फ अंग्रेज बैठा करते थे। इस सबसे जो वहाँ के लोग थे वो नाराज रहते और इसी सबसे हुई अमेरिका की क्रांति। अब जब ये फ्रांसीसी विद्रोह करने लगे तो इंग्लैंड ने इनका दमन करने के लिए पॉलिसी और कठोर कर इन पर लगा दिए। इन्होंने कहा कि तुम विद्रोह करोगे तो हम तुम पे और कठोर कानून आरोपित करेंगे, तुम पर कठोर टैक्स लगाएंगे। जो व्यापारी जहाज होते थे उन पर ब्रिटेन का नियंत्रण बढ़ा दिया गया, आवश्यक कर दिया गया कि अगर ये किसी की सुनेंगे तो सिर्फ ब्रिटेन की। कहा गया कि हर जहाज पहले ब्रिटेन जाएगा। अगर आप नक्शा इसको देखेंगे तो उनको कह दिया कि पहले ब्रिटेन आओ और यहाँ पर टैक्स चुकाने के बाद तुमको जहाँ व्यापार करना है वहाँ जा सकते हो। तो इन्हें एक बार ब्रिटेन पहुँचना होता था, उसके बाद ये लोग इधर उधर जाते थे। चीनी और तंबाकू के लिए कहा गया कि वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट किया जाएगा, जबकि उस समय सारे महाद्वीप अगर आप देखेंगे तो चाय के दीवाने होने लगे थे। जो चाय का जो लत था, जो अंग्रेजों ने लोगों को सिखा दिया था,
उसकी लत लोगों में लग गई थी। कई महाद्वीप बड़े स्तर पर उसका बिजनेस तब तक होने लग गया था और कह दिया कि नेटिव अमेरिकन के इलाकों में जो भी चाय का उत्पादन हो रहा है वो सिर्फ इंग्लैंड यानी क्राउन को ही वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद किसी को बेचना हो तो वो अपने अनुसार उसको बेच दे। इसका नतीजा ये हुआ कि व्यापार में स्मगलिंग बढ़ने लगी। जो भी बिजनेस था वो पॉलिसी को, उन लोगों को धोखा दे करके इस तरह से स्मगलिंग को बढ़ावा देने लगे ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, टैक्स छिपा सकें, टैक्स चोरी कर सकें। 1763 के बाद कानून और भी कठोर कर दिए गए और फिर आया स्टैम्प एक्ट। अखबारों ने इस स्टैम्प एक्ट को डेथ स्टैम्प का नाम दिया। इस बीच विद्रोह भी भड़कने लगा और बोस्टन में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार से वहाँ पर लोग पहली बार जाग गए। जैसे कहते हैं कि वो लोग वहाँ का जन जागरण एक किस्म का हो गया। जैसे भारत में आप लोग सुनते होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसने कई लोगों की आंखें खोलने का काम किया था कि इनके लिए तो हम सिर्फ टूल्स हैं और ये हमें जब चाहें जिस तरह से हम चाहें मार सकते हैं। वो जान गए कि अब उन पर नियंत्रण उनकी क्षमता से बाहर हो गया है। बोस्टन में जो 5 हत्याएं हुई ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चला गया। बोस्टन टी पार्टी प्रकरण यहीं से जुड़ा हुआ है। जब चाय की जो जितनी सप्लाई थी उसको वहां पर उठा करके लोगों ने समुद्र में फेंक दिया और उसका विद्रोह ने वहां पे जन्म ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रवादियों ने, अमेरिकी नेशनलिस्ट ने बोस्टन बंदरगाह पर खड़े किए 3 ब्रिटिश जहाज़ों पर हमला बोला। उन पर लदे हुए चाय के 342 बक्से उठा करके समुद्र में बहा दिए विरोध दर्ज करने के लिए। यहाँ पर ये स्वदेशी आंदोलन के बारे में जैसा आपने सुना हो गया, ये भी वहाँ पे जन्म लेने लग गया कि अगर अंग्रेज हम पर और टैक्स लगाते हैं और जो हम पे टैक्स लगाए गए हैं अगर वो उन्हें नहीं हटाते हैं तो उनके सामान का बहिष्कार, उनकी सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। ब्रिटेन यहाँ सेना रखने लग गया और उस सेना का खर्च भी नाराजगी में कि तुम हमारा विद्रोह कर रहे हो तो हम तुम्हारा और दमन करेंगे। ब्रिटेन लाया और अपनी सेनाएं वहाँ पे रखने लगा। इस सेना का खर्च भी थोप दिया वहाँ पे रहने वाले लोगों पर। उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए, उन्हीं से वो कर वसूला जाने लगा। अंग्रेजों की इन सभी कठोर नीतियों से, इन सभी पॉलिसी से उपनिवेशों में रहने वाले लोग भड़क गए और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने जन्म ले लिया। जॉर्ज तृतीय ने इस विद्रोह को एकदम पर्सनल रिवेंज की तरह लिया और वो जातियां भी बढ़ाता रहा वहाँ के लोगों पर। ये सब सिलसिला करीब 7 साल तक चला और अमेरिका के निवासियों ने 1775 में जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में फ्रांस और स्पेन की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इसमें कभी फ्रांस की जीत हुई तो कभी जीत हुई ब्रिटेन की। कुछ ने इसे गृह युद्ध का नाम भी दिया, सिविल वॉर का, लेकिन आखिरकार 1781 में वर्जीनिया के यॉर्कटाउन में ब्रिटिश लोगों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ से 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली, जिसे कि इतिहासकार नाम देते हैं अमेरिकियों की आज़ादी। इस पूरे संघर्ष में 8500 से अधिक लोगों की मौत ब्रिटिश जेलों में हुई थी। क्रांति के दौरान बहुत से लोग जो दास बनाए गए थे, जो गुलाम बनाए गए थे, जो जेलों में भरे हुए थे, वो भी बाहर निकाल दिए गए और खुद को उन्होंने गुलामी से मुक्त दिलाई। जो अमेरिका आज सारी दुनिया को लोकतंत्र की रैंकिंग बांटता है, जो कहता है कि मणिपुर में वो भारत की मदद कर सकता है, वो अमेरिका नेटिव अमेरिकन की लाश पर खड़ा किया गया। उनके मानवाधिकारों, उनकी परंपराओं को कुचल करके तैयार किया गया है। अब सारी दुनिया को लोकतंत्र, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के सर्टिफिकेट बांटने वाले अमेरिका खुद लोकतांत्रिक हैं या नहीं, ये हम तभी मानेंगे अगर आने वाले समय में अमेरिका की सत्ता पर कोई रेड इंडियन या नेटिव अमेरिकन का राज होता है। वरना ये सब ब्रिटिश प्रोपेगेंडा से अधिक और कुछ भी नहीं है। आपको हमारा रिवॉल्यूशन स्टोरीज, सिविलाइजेशन स्टोरीज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। क्रांतियों के बारे में हमने जो कुछ पहले बात की है उसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं #civilization stories के साथ। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।